हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th के बायोलॉजी का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। रिप्रोडक्शन को समझने के लिए जरा इसके स्पेलिंग पर गौर करेंगे हम। रिप्रोडक्शन, री मीन्स होता है दोबारा एंड प्रोडक्शन करने का मतलब आप समझ ही रहे हैं, प्रोड्यूस करना, निर्माण करना, मीन्स किसी चीज का दोबारा से निर्माण करना, दैट इज रिप्रोडक्शन। लेकिन बायोलॉजी में हम इसे कैसे समझेंगे? देखिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी एनिमल हो, उसका बर्थ होता है, उसका जन्म होता है और जन्म के बाद कुछ समय जीवन जीने के बाद उसकी डेथ भी होती है। और अगर इसी तरह हर एनिमल की डेथ हो जाए तो क्या होगा? एक ना एक दिन उनकी स्पीशीज इस धरती से खत्म हो जाएगी, डिस्टिंक्ट हो जाएगी। तो क्या होता है कि इस जीवन काल में वो अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को जन्म देकर तब मरते हैं ताकि उनकी जाति जनरेशन आफ्टर जनरेशन इस धरती पर बनी रहे। इसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। मीन्स अपनी संतानें उत्पन्न करने की जो प्रोसेस होती है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम इसको? बायोलॉजिकल प्रोसेस by which an organism give rise to their new young ones. Young ones means संतान, जिसे हम बायोलॉजी में offspring भी बोलते हैं। To give rise to young ones और offspring similar to itself. जो उनके offspring होंगे वो उनके जैसे ही होंगे, उनसे similar होंगे, मिलते जुलते होंगे। द ऑफस्प्रिंग, जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो भी क्या करेंगे? ग्रो करेंगे, मैच्योर करेंगे एंड इन टर्न, और फिर वो मैच्योर होने के बाद वो भी प्रोड्यूस करेंगे न्यू ऑफस्प्रिंग, नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे। और ये प्रोसेस, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस इतनी जरूरी क्यों है? व्हाई इट इज एसेंशियल? बिकॉज रिप्रोडक्शन इनेबल्स टू कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए धरती पर रिप्रोडक्शन जरूरी है। ओके, तो रिप्रोडक्शन, इस पूरे चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी हमने बताया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ होता है और उसके बाद उसकी होती है डेथ। एक जीवन जीने के बाद, कुछ वर्षों तक जीने के बाद उसकी डेथ तो होना निश्चित है। अब लेकिन इस बर्थ और डेथ के बीच में एक फेज आता है, रिप्रोडक्टिव फेज, जिसमें वे अपने संतान को जन्म देकर तब उनकी डेथ होती है। क्यों? ताकि उनकी स्पीशीज इस धरती पर बनी रहे। अब बर्थ और डेथ के बीच का जो समय होता है उसे बोलते हैं लाइफ स्पैन। हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग लाइफ स्पैन होता है। कोई ऑर्गेनिज्म 60 इयर्स जीवित रहता है, कोई 100 इयर्स जीवित रहता है, कोई 1 डे जीवित रहता है। इसे बोलते हैं लाइफ स्पैन। मीन्स बर्थ और डेथ के बीच का जो टाइम पीरियड है दैट इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। यहाँ पे हम कुछ ऑर्गेनिज्म के, कुछ एनिमल्स के लाइफ स्पैन देखेंगे। जैसे हम लेते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट यानी सबसे शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन जो है, शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन होती है मे फ्लाई की। मे फ्लाई दैट इज ओनली 24 आवर्स और 1 डे। सिर्फ 1 डे या 24 आवर्स इसकी लाइफ स्पैन होती है। सबसे शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन मानी जाती है मे फ्लाई की। मीन्स इसका बर्थ, डेथ सब कुछ 24 आवर्स में कंप्लीट हो जाना है। ओके, मे फ्लाई के बाद अगर हम लार्जेस्ट में बात करें तो लेते हैं टॉर्टाइज को। टॉर्टॉइस की लाइफ स्पैन होती है 300 to 400 ईयर्स। उसके बाद बो हेड व्हेल, इसकी लाइफ स्पैन होती है 150 ईयर्स। पैरेट की लाइफ स्पैन होती है 140 ईयर्स। और अगर प्लांट्स में हम बात करें तो प्लांट्स में 1000 ईयर्स तक की लाइफ स्पैन देखी जाती है। यानी प्लांट्स के केस में अप टू 1000 ईयर्स तक आप लाइफ स्पैन देख सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल है बनियान ट्री। बनियान ट्री काफी वर्षों तक जीवित रह सकता है। ओके, तो ये है कुछ एनिमल्स की लाइफ स्पैन जो एनसीईआरटी में मेंशन है। ओके, लाइफ स्पैन को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। लाइफ स्पैन का जो ड्यूरेशन है उसे हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले बर्थ,
ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, बर्थ होती है, सबको पता है, और सबसे लास्ट में उसकी क्या होती है, डेथ होती है। लेकिन इनके बीच में भी 3 फेजेस आते हैं, बर्थ और डेथ के बीच में 3 फेजेस हैं। बर्थ के बाद का जो फेज होता है उसे बोलते हैं जुवेनाइल फेज। उसके बाद आती है रिप्रोडक्टिव फेज, और उसके बाद आती है एजिंग और सनसेट फेज। देखिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ होता है, बर्थ के बाद उसके जीवन में एक फेज आता है, एक चरण आता है जिसे हम बोलते हैं जुवेनाइल फेज, यानी नॉन रिप्रोडक्टिव फेज। ऐसी फेज जब ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल नहीं है, इट हैज नो पोटेंशियल टू रिप्रोड्यूस, तो उसे बोलते हैं जुवेनाइल फेज। जब ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाते हैं, दैट फेज इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव फेज। यहाँ पर हम रिप्रोडक्टिव फेज को ही डिटेल में इस चैप्टर में, इस पूरी यूनिट में पढ़ेंगे। उसके बाद आती है एजिंग फेज, यानी कि जब वो वृद्धावस्था की ओर बढ़ने लगता है, एजिंग स्टार्ट हो जाती है। एजिंग हम एनिमल के केस में एजिंग कहते हैं, और अगर प्लांट्स में हम स्टडी कर रहे हैं तो एजिंग को हम सनसेट फेज भी कहते हैं। लास्ट में कौन सी फेज आती है, डेथ। यानी ये 4 फेज किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन में कंप्लीट होते हैं, वेदर इट लिव्स फॉर वन डे और फॉर 1000 ईयर्स। यानी अगर ऑर्गेनिज्म एक दिन भी जीवित रह रहा है तब भी वो इन 4 फेजेस को कंप्लीट करेगा, और अगर ऑर्गेनिज्म 1000 ईयर्स तक जीवित रह रहा है तब भी वो इन 4 फेजेस को कंप्लीट करेगा। जैसे अभी हमने आपको एक एग्जांपल दिया था, मे फ्लाई सिर्फ 24 आवर्स तक ही जीवित रहता है। इसी 24 आवर्स में ये इसका बर्थ, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, एजिंग, डेथ सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इसके रिप्रोडक्टिव फेज और डेथ के बीच का जो टाइम पीरियड होता है बहुत शॉर्टेस्ट होता है। जैसे ही इसका रिप्रोडक्शन हो जाता है उसके कुछ ही घंटों के बाद इसकी डेथ भी हो जाती है, यानी 24 आवर्स में ही इसके चारों फेज कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में हमें क्लियर डिटेल में स्टडी करना है, तो इसी समय हम रिप्रोडक्शन के टाइप भी आपको बता देते हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है सभी को पता चल गया, ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे हम सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ डिफरेंसेस मेंशन करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। डिटेल स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमेशा दो इंडिविजुअल्स रिक्वायर होते हैं, मीन्स 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी यहाँ पे 2 पेरेंट्स की जरूरत होगी, और यहाँ पे सिंगल पेरेंट। Asexual reproduction में a single parent, या you can say a single individual can give rise to their new young ones या to their offspring। अपने offspring को प्रोड्यूस करने में एक सिंगल इंडिविजुअल ही काफी है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, 2 इंडिविजुअल्स आर रिक्वायर्ड। यहाँ पे क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, गैमीट्स फॉर्मेशन एंड फ्यूजन टेक्स प्लेस। यहाँ पे गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है और फ्यूजन भी होता है। यहाँ पे नो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। नो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन, ना तो गैमीट का फॉर्मेशन होगा, और जब फॉर्मेशन नहीं होगा तो फ्यूजन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, डिवीजन आपने पढ़े हैं, डिवीजन मियोसिस, माइटोसिस, माइटोटिक, कई तरह के डिवीजन होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। तो कौन सा विभाजन यहाँ पर, कौन सा डिवीजन होगा? इन द केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मियोसिस डिवीजन टेक्स प्लेस, एंड इन द केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइटोटिक या माइटोसिस
डिवीजन टेक्स प्लेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं यानी जो संतान उत्पन्न होती हैं वो अपने पेरेंट्स से वेरिएट होते हैं, इनमें वेरिएशन देखने को मिलता है, बिल्कुल एकदम पेरेंट्स के जैसे एकदम आइडेंटिकल नहीं होंगे। ओके, वेरिएशन इस सेम, यहाँ पे वेरिएशन देखा गया है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, नो वेरिएशन, कोई वेरिएशन नहीं होगा, जो ऑफस्प्रिंग होगी बिल्कुल अपने पेरेंट्स की आइडेंटिकल होगी, अपने जो उनके मदर सेल होगी बिल्कुल उस मदर सेल के सेम जो ऑफस्प्रिंग होगी वो भी होगी। ओके, यहाँ पे वेरिएशन होता है, यहाँ पे नो वेरिएशन। अदर एक देख सकते हैं हम कि यहाँ बोल सकते हैं द ऑफस्प्रिंग आर वेरिएट फ्रॉम पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग होगी वेरिएट होगी, और यहाँ पर ऑफस्प्रिंग या डॉटर, ऑफस्प्रिंग को डॉटर सेल्स भी कहते हैं, डॉटर सेल्स आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट, अपने पेरेंट के बिल्कुल आइडेंटिकल होगी, मतलब बिल्कुल सेम कॉपी होगी, और इसलिए दैट इज क्लोन, इसलिए इनको बोलते हैं क्लोन। मीन्स अगर पेरेंट और ऑफस्प्रिंग की सेल बिल्कुल सेम है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो हम उसको क्लोन बोल सकते हैं कि बिल्कुल क्लोन है ये। ओके, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखे जाते हैं। यहाँ पर हम क्लोन नहीं बोल सकते, इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि जो भी ऑफस्प्रिंग होगी वो अपने पेरेंट से जरूर थोड़ी बहुत वेरिएट होगी, बिल्कुल सेम कॉपी कोई भी संतान अपने पेरेंट की नहीं होता इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, थोड़ा सा हम गैमीट के बारे में बता दें। गैमीट फॉर्मेशन का से मेरा क्या मतलब है, देखिए जैसे यहाँ पे हमने बात किया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है और फ्यूजन भी होता है। जैसे ये है पेरेंट्स, ये पेरेंट्स की सेल है, और पेरेंट्स में मदर या आप कह सकते हैं मेल फीमेल, मेल एंड अदर इज कॉल्ड फीमेल। मेल में गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा एंड फीमेल में भी गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, दैट इज कॉल्ड गैमीट। ये है गैमीट। मेल गैमीट्स को इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स स्पर्म्स कह सकते हैं, स्पर्म्स बोला जाता है, एंड फीमेल गैमीट इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स दैट इज कॉल्ड एग। ये गैमीट्स, मेल और फीमेल के गैमीट्स आपस में मिक्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्यूजन, इसे बोलते हैं फ्यूजन। ये जो प्रोसेस है, ये जो स्टेप है, दैट इज वेरी एसेंशियल इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, दो इंडिविजुअल होंगे मेल एंड फीमेल, दे फॉर्म गैमीट्स। मेल गैमीट इज नोन एज स्पर्म एंड फीमेल गैमीट इज नोन एज एग। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट टेक्स प्लेस, दिस इज फ्यूजन, एंड आफ्टर दैट ये फ्यूजन होने के बाद जो नई सेल बनती है दैट इज कॉल्ड जाइगोट। इसके बारे में अभी हम लोग और डिटेल में स्टडी करेंगे। जाइगोट से ही नई स्पीशीज या ऑफस्प्रिंग का पूरा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो ये जो स्टेप है जो आप देख रहे हैं, गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, ये प्रोसेस नहीं होती इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती, ये केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है कि गैमीट्स का फॉर्मेशन और फ्यूजन होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। रिप्रोडक्शन की डिफिनेशन, लाइफ स्पेन क्या है, लाइफ स्पेन में कितने फेजेस आते हैं, रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, ये सब कुछ आज हम लोगों ने कवर किया है। इसे आप लोग स्टडी कीजिए, नोट्स बनाइए। और हाँ, कुछ ऑर्गेनिज्म में, कुछ एनिमल्स मैं आपको बता रही हूँ जिनकी लाइफ स्पेन आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है, ठीक है। हॉर्स,
डॉग, रोज, इनकी लाइफ स्पैन आप मुझे बताइए। ये आपका आज का होमवर्क है। बनाना, बटरफ्लाई, नीम ट्री, मैंगो ट्री, मॉस्किटो, इन एनिमल्स के लाइफ स्पैन आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। दैट इज योर होमवर्क फॉर टुडे। ओके, टिल देन गुड बाय एंड कीप लर्निंग।